मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि जैव प्रौद्योगिकी इसका हिंदी में जो है नाम है। इसका जो मैं फर्स्ट चैप्टर मैंने पढ़ा था जीनोमिक्स। जीनोमिक्स में पहला टॉपिक्स आता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है इसका जो समय रहा 1990 से 2003 तक रहा, और यह एक इंटरनेशनल साइंटिफिक जो है प्रोजेक्ट था। इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों ने भाग लिया। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो यूनाइटेड स्टेट्स का था, क्योंकि जो यूनाइटेड स्टेट्स के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने जो है इसके लिए फंड प्रोवाइड किया था और लीड की भूमिका निभाया था। इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स की जो भूमिका इसमें बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, और विभिन्न देशों ने भाग लिया, जैसे कि कनाडा, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, जापान और भारत, ये सब मिल के जो है इस प्रोजेक्ट में भाग लिए। और इस प्रोजेक्ट का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य यही था कि मानव के डीएनए में जो जीन मौजूद है उसके कार्यप्रणाली के बारे में जानना, और वो प्रोटीन संश्लेषण में कैसे भाग लेता है इसके बारे में जानना जो है इसी प्रोजेक्ट का लक्ष्य रहा था। और जीनों की संख्या क्या है, ये सब जीन के बारे में आनुवंशिक अनुक्रम का पता लगाना। और इस प्रोजेक्ट में जो है दो तकनीकों का प्रयोग किया गया। पहला अनुक्रम टिप्पण की मदद से जो है मानव आनुवंशिक नाइट्रोजन क्षार अनुक्रम का पता लगाए। नाइट्रोजन क्षार मतलब कि जो कि डीएनए में नाइट्रोजन 4 प्रकार के हो, नाइट्रोजन क्षार 4 होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। तो इन्हीं जो है नाइट्रोजन क्षारों का पता लगाया गया जो कि डीएनए में मौजूद होते हैं। और जो है दूसरा है जैव सूचना की मदद से जो भी आनुवंशिक जो है डाटा और जानकारियाँ जो है इस प्रोजेक्ट के जरिए प्राप्त हुई उसको सुपर कंप्यूटर में संग्रहित किया गया इस तकनीक की मदद से। और इस तकनीक के परिणाम क्या हुए? इस तकनीक के परिणाम ये हुए कि हमें जो है ये पता चला कि किसी भी मानव डीएनए में जो है मानव जीनों में लगभग 3 बिलियन डीएनए बेस जो है पेयर्स है, डीएनए जोड़े में हैं। और दूसरा ये पता चला कि मानव जीनों में जो है लगभग 25,000 से 30,000 जो है जीनों की संख्या है। और इन्हीं जीनों के बारे में पता करना और उनके फंक्शंस के बारे में समझना, जानना इस प्रोजेक्ट का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य यही था। और तीसरा ये हमें परिणाम निकला कि इससे जो है ये पता चला कि मानव जीनों में जो है वो लगभग 50% जो जीन हैं वो रिपीटेड सीक्वेंस में हैं। डीएनए जो है पुनरावृत्ति के क्रम में है, मतलब दोहराते रहते हैं। और इससे ये परिणाम निकला कि इससे ये पता चला कि किसी भी मानव जीनोम की किसी विशिष्ट कोशिका में जो है मात्र 2% ही जो जीन होते हैं वो क्रियाशील होते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। और तो ये जो है इसके परिणाम निकले और इसके लाभ भी हैं। इसके लाभ क्या हुए? इसके लाभ ये हुए कि इससे जो है मानव के आनुवंशिक जानकारियों, आनुवंशिक रोगों के बारे में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तरीके से जो है उसको समझने और जानने में जो है मदद मिली। और इससे जो है ये पता चला कि मानव के अंदर जो जीन मौजूद हैं उनके कार्यप्रणाली क्या है और कौन से जीन कैसे प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं, ये जो है जानने में मदद मिली। और इससे जो है इससे जो है जो आंकड़े प्राप्त हुए उसके जो है तुलनात्मक अध्ययन किया गया, और उससे तुलनात्मक अध्ययन के जरिए मानव विस्थापन और मानव के विभिन्न नस्लों के अंदर जो अंतर संबंध होते हैं उसके बारे में जानने की कोशिश की गई। और इसके तीसरा इसका जो है बेनिफिट्स ये हुआ कि इससे जो है HGP आंकड़ों के मदद से जो भी इससे आंकड़े प्राप्त हुए उसके मदद से ये जानने की इससे किसी व्यक्ति का जो है इससे जोखिम आकलन किया जा सकता है। जोखिम आकलन कहने का मतलब कि उस व्यक्ति पर किसी खतरनाक रसायन का प्रभाव हो, प्रदूषण हो, कोई संक्रमण से ग्रसित हो, इसको संभावना के स्तर पर जो है इसको जाना जा सकता है। मतलब संभावित स्तर पर पता कर सकता है कि उसमें ये संक्रमण हो सकता है। तो ऐसे जो तकनीक है इस HGP आंकड़ों से जो है हमें मिले, और इससे जो है बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो है प्रगति हुई और जीन अभियांत्रिकी को जो है और अधिक प्रगति करने में मदद मिली। तो इससे जो है बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और अधिक इस प्रोजेक्ट से प्रगति हुई, और इससे जो है मेडिकल क्षेत्र को भी बहुत अधिक लाभ हुआ, क्योंकि मेडिकल क्षेत्र में जो है नए दवाएं और ट्रीटमेंट्स जो है बनाए गए, जो कि HGP आंकड़ों की मदद से ही ये संभव हो पाया। जो कि जीनोमिक डिसऑर्डर्स जो कि जीन से संबंधित रोग होते हैं उसके ट्रीटमेंट्स और नए दवाएं बनाने में जो है हेल्पफुल हुआ।
और इसका एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अभी हाल ही में जो है CRISPR-Cas9 जो कि जीन एडिटिंग किया जाता है इस तकनीक की मदद से, तो ये HGP आंकड़ों पर ही आधारित है यह CRISPR-Cas9 जो कि अभी हाल का ही उदाहरण है। और इसका एग्जाम्पल्स ये है कि इस तकनीक की मदद से जो है BRCA फर्स्ट एंड BRCA सेकेंड नामक जो है 2 जीनों की खोज की गई जो कि ब्रेस्ट कैंसर में मौजूद होते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर ये जो BRCA फर्स्ट BRCA सेकेंड है, ये जो है जो जीन है ये ब्रेस्ट कैंसर और ओवरी कैंसर में जो है ये जीन पाए जाते हैं। तो ये संभावना, तो इन जीनों के मदद से जो है संभावना के आधार पर किसी व्यक्ति के अंदर जाना जा सकता है कि उसमें जो है ब्रेस्ट कैंसर जीन मौजूद हैं कि नहीं। जैसे कि ऐसे एग्जांपल है हॉलीवुड की एक्ट्रेस है एंजेलिन जूली जो कि हॉलीवुड की एक फेमस एक्ट्रेस थी। इनका जो पीढ़ी था, इनकी माता, इनकी नानी, सबको ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। इनको भी संभावना था कि इनको भी ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा, तो इन्होंने अपना जांच कराया। एक मैरियाट कंपनी जो कि अमेरिका की है, उसमें इन्होंने जांच कराया, तो उस कंपनी ने पता किया कि इनमें जो है BRCA फर्स्ट एंड BRCA सेकेंड नामक जीन मौजूद हैं, तो इनको भविष्य में जो है ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, तो इन्होंने अपने ब्रेस्ट को ही हटवा दिया था। तो इस प्रकार जो है इस तकनीक की मदद से संभावना के असर पर भी जो है व्यक्ति को बचाया जा सकता है। और इससे जो है कैस्टिक फाइब्रोसिस नामक जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, यह जो है लंग्स और डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है यह प्रभावित करता है यह रोग। तो इसमें यह पाया गया कि CFTR नामक जीन की वजह से जो है यह कैस्टिक फाइब्रोसिस नामक रोग होता है। तो HGP आंकड़ों की मदद से जो है इसके लिए ट्रीटमेंट्स और दवाएं बनाई गई। जैसे कि एक ट्रीटमेंट CFTR मॉड्यूलेटर्स नामक तकनीक बनाया गया, ट्रीटमेंट बनाया गया जो कि कैस्ट्रिक फाइब्रोसिस वाले लोगों का इलाज किया जाता है। तो ये जो है HGP के बारे में मैंने बताया। और नेक्स्ट टॉपिक है HGP वाइट जो है इसका जो काल रहा 2016 में स्टार्ट हुआ और 2026 तक जो है इसका समय है। तो HGP वाइट क्या है? HGP वाइट भी एक बहुराष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रयास है। यह एक कंपनी जो कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ इंजीनियरिंग बायोलॉजी के जो है कंट्रोल में ये जो है प्रोजेक्ट है HGP वाइट। और इस प्रोजेक्ट को जो है इस प्रोजेक्ट के जरिए जो है संपूर्ण DNA का निर्माण किया जाता है। मानो एक जो है पूरा DNA का ही निर्माण किया जाता है इस HGP वाइट जैसे प्रोजेक्ट में। तो इससे हमें ये लाभ हुआ कि इससे जो है नए रोगों के इलाज के बारे में पता चला और जीव विज्ञान के क्षेत्र में और प्रगति हुई। और इससे आनुवांशिक संशोधन के जरिए नई दवाओं का जो है निर्माण किया गया HGP वाइट की मदद से। तो ये रहा HGP वाइट। अब मैं बताऊंगी अर्थ बायो जीनोम प्रोजेक्ट 2018 में स्टार्ट हुआ और इसका ड्यूरेशन समय है कि यह 2028 तक जो है यह चलेगा। 2018 से 2028 तक जो है अर्थ बायो जीनोम प्रोजेक्ट। अर्थ बायो जीनोम प्रोजेक्ट है क्या? तो यह जो प्रोजेक्ट है पृथ्वी पर मौजूद सभी प्रोकैरियोटिक जीवों जैसे कि जानवर, पक्षी, सूक्ष्म जीव, जीवाणु, कवक, इन सब का जो है जीनोम अध्ययन, इनके जीनों का अध्ययन करना था। सभी प्रोकैरियोटिक जीवों के जो है जीनों का अध्ययन करना जो है इस प्रोजेक्ट का जो है सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य रहा। इसका जो है उद्देश्य ये रहा कि इसके प्रथम चरण में जो है 1.5 लाख यूकैरियोटिक कोशिकाओं के जो जीनों का अध्ययन करना जो इस प्रोजेक्ट का प्रथम चरण का जो है लक्ष्य था। और इसने इसको पूरा भी किया। और इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य की बात करें, इस प्रोजेक्ट का जो उद्देश्य था वो सभी यूकैरियोटिक जीवों के जीनोम का अध्ययन करना था जो कि 1.5 लाख प्रोकैरियोटिक जीवों के जीनोम का अध्ययन करना। और
इसके उद्देश्य में बायोडाइवर्सिटी का भी संरक्षण करना था। बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता का संरक्षण करना था, क्योंकि जीनोमिक जो भी डेटा प्राप्त होता है, जीनोमिक डेटा से जो है नई रणनीतियाँ और नई तकनीकें जो है बनाई जाएंगी, और जो भी इसे जो है जो भी डेटा प्राप्त होगा नई तकनीकें बनाई जाएंगी और नई दवाई बनाई जाएगी, ताकि जो है जो मोस्टली जो विलुप्त होने के कगार पर जो जीव जंतु हैं उनको बचाया जा सके, यानी बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता को जो संरक्षित किया जा सके। तो ये इसका एक उद्देश्य रहा। और साइंस टेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी में जो है उन्नति हुई, क्योंकि जो है इससे जो है नई तकनीकों का निर्माण हुआ, और जीवों के संरक्षण के जो है नई विधियों का जो है विकास हुआ, कि कोई भी जीव जंतु और प्रोकैरियोटिक जीवों की जो है जीवों को कैसे संरक्षण दिया जा सकता है, जो कि इस प्रोजेक्ट के जरिए जीनों का अध्ययन करने से ही जो है संभव हो पाया। और इससे जो है जीवन की जो उत्पत्ति थी, जीवन की उत्पत्ति और विकास में जो है, जो कि जीवों का उत्पत्ति कैसे होता है, उनका विकासात्मक क्रम क्या होता है, इसके बारे में जाना गया, जो कि काफ़ी जो है महत्वपूर्ण रहा। तो ये जो है इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य यही था कि बायोडाइवर्सिटी को संरक्षित किया जाए, जैव विविधता को, ताकि जो विलुप्त होने के कगार पर जो जीव जंतु हैं उनको बचाया जा सके। और इसका जो लाभ प्राप्त हुआ वो ये हुआ कि इससे जो है हमें संरक्षण में मदद मिली। किस प्रकार का संरक्षण? तो जानवरों को जो है सुरक्षित करने का, जो कि बहुत से जानवर जो है विलुप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि जो है उनके जो है प्राकृतिक जो आवास हैं वो नष्ट होते जा रहे हैं, इसके वजह से जो विलुप्त होते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो इस प्रकार जो है उनके संरक्षण दिया जा सके, उनको बचाया जा सके, तो इस प्रकार जो इसे जो है संरक्षण प्राप्त हुआ। और इससे जो है एक समझ विकसित हुई, विकासात्मक समझ विकसित हुई, जो कि एक जीवों के जो है विकास क्रम का जो है समझ, उनके विकसित शरीर की उनका विकास कैसे होता है, और वो किस वजह से जो है वो विलुप्त होते जा रहे हैं, उसके बारे में जो है इस डाटा से, इसके जो है जो भी अर्थ बायो जीनोम प्रोजेक्ट से जो है ये पता लगाया गया। और इसके वजह से सबसे महत्वपूर्ण परिणाम ये हुआ कि इससे जो है नई दवाओं का निर्माण किया गया, और नए जो है ट्रीटमेंट्स, उपचार जो है बनाए गए, जो कि जीव जंतुओं को जो है बचाने के लिए किया गया, पर्यावरण को बचाने के लिए किया गया। तो इससे जो है नई दवाओं का निर्माण किया गया, नई दवाओं का निर्माण किया गया। और इससे जो बायो इंजीनियरिंग के क्षेत्र को जो है काफ़ी लाभ मिला। बायो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, जैसे कि ऊर्जा उत्पन्न करने में, पर्यावरण प्रदूषण को ठीक करने में, पर्यावरण प्रदूषण कैसे कम किया जा सकता है, पर्यावरण संरक्षण में। तो इस प्रकार जो है इस प्रोजेक्ट के जरिए जो है हमें पर्यावरण के बारे में और पर्यावरण को बचाने के लिए, जैव विविधता को बचाने के लिए जो है जीवों का अध्ययन किया गया, जीवों के जीनोम का अध्ययन किया गया कि उनके जीन कैसे कार्य करते हैं, और जीवों के जीनोमिक डाटा के ही मदद से जो है उनको बचाने के लिए नए ट्रीटमेंट्स और नई दवाएँ बनाई गई। तो ये जो है अर्थ बायो जीनोम प्रोजेक्ट मैंने बताया। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगी, जो कि 4th टॉपिक है, ये है डार्क जीनोम। डार्क जीनोम क्या है? तो जो डार्क जीनोम है यह जो है मानो जो डार्क जीनोम है, तो जो डार्क जीनोम है यह डार्क जीनोम को जो है पहले जंक डीएनए के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसको जो है डार्क डीएनए नाम दिया गया। डार्क डीएनए जो है यह जो डीएनए है प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में जो है भाग नहीं लेता है। इस वजह से जो है इसको जो है बहुत से वैज्ञानिक कहते हैं कि इसको जीन की श्रेणी में नहीं रखा गया है, लेकिन
बहुत से जो है आधुनिक अनुसंधान किया गया है, जिससे ये पता चला कि जो डार्क डीएनए है, डार्क जो जीनोम है, डार्क जीनोम जो है, इसके वजह से जो है इसकी वजह से कुछ इस डार्क जीनोम का कुछ भाग जो है मानसिक रोग जैसे बिपोलर डिसऑर्डर्स या सिंजोफीमिया जैसे रोगों के लिए जो है ये कारणदायी है। मतलब इसी के वजह से जो है ऐसे बिपोलर डिसऑर्डर्स और सिंजोफीमिया जैसे रोग हो रहे हैं डार्क जीनोम के कारण ही। तो इस प्रकार जो है माना गया कि हाँ, ये जीनोम की श्रेणी में रखा जा सकता है। और किसी भी मानव जीनोम का जो 98.5% जो हिस्सा है वह डार्क जीनोम ही है। जंक डीएनए है, जंक मतलब कचरा डीएनए है। तो जैसा कि मैंने बताया था, मानव जीनोम का मात्र 2% हिस्सा ही जो है क्रियाशील रहता है मानव जीनोम का, और प्रोटीन संश्लेषण भाग लेता है। बाकी जो है वह जंक डीएनए ही है।